जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, फिर पछतावे क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जहाँ से भी आप शुरू करना चाहें, आश्रम के बारे में या फिर अपने अनुभवों के बारे में। मैं शुरू करना चाहूँगी सरला बहन जी से, क्योंकि सरला बहन जी ने ही इस आश्रम को शुरू किया और मैं ऐसा महसूस करती हूँ अभी भी। अब तो 1946 से अभी तक कई दशक हो गए अनेकों, और लेकिन आज भी सही में कहूँ तो उन्हीं के बताए हुए बेस पर ये चल रहा है। तो वो एक ब्रिटिश महिला थी, लेकिन गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित हुई और फिर उन्होंने सोचा कि मुझे तो यही जीवन जीना चाहिए, और इसलिए वो गांधी जी के पास आ गई। फिर गांधी जी के पास रहते हुए कुछ मलेरिया वगैरह हुआ, तो उसकी वजह से उन्होंने ही कहा कि तुम कौसानी जाओ, और फिर वो यहाँ आई। और 1 साल तक उनको अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ काम नहीं शुरू करना था, लेकिन वो घूमी खूब। बहन जी सन 41 में चनौदा में आई। उस समय में उन्होंने गांव-गांव घूम के देखा कि यहाँ पर लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि काम तो सब करती हैं, पहाड़ की रीढ़ तो वही है, लेकिन उसको कोई निर्णय लेने का हक नहीं है, क्योंकि यहाँ पितृसत्तात्मक समाज चलता है, पुरुष प्रधान समाज चलता है। तो महिलाएं मजबूत बनेंगी तो समाज मजबूत बनेगा। इसलिए बच्चों को ये जो विशेष रूप से कन्याओं को जो बापूजी की नई तालीम है वो देनी चाहिए, ये उनके मन में आया। सरला बहन तो सही में कहो तो बहुत सिंपल और बहुत सिद्धांत वाली और बिल्कुल निडर महिला थी। अपना काम खुद करती थी, बहुत स्वावलंबी थी। उनमें सिद्धांत के प्रति बहुत आग्रह था। कभी कभी तो वो आग्रह दूसरे लोगों के लिए थोड़ा तकलीफ वाला भी हो सकता था, लेकिन फिर भी वो तो अपना सिद्धांत नहीं छोड़ती थी। वो न जंगल के जानवरों से डरती थी और न मनुष्यों से डरती थी, जो मनुष्य अधिकारी होते हैं और जेल में डाल देते हैं, और ऐसे उनसे भी कोई उनको डर नहीं था। सरला बहन भी 2 बार जेल गई। यहाँ पर एक छोटा सा घर जहाँ मैं बैठी हूँ उसी स्थान में खाली था, उसमें अंग्रेज़ों ने उनको हाउस अरेस्ट कर दिया। सरला बहन जी के बारे में तो मैं बहुत कल्पनाएं करती हूँ, यानी कि दूसरे देश से आई, ये बहुत बड़ी बात है। एक राज्य जैसे हमारा बदलाव होता है या एक गांव बदलाव होता है तो हमको इतना कठिनाई होती है। कोई तो कहते हैं कि मुझे रहने में बहुत तकलीफ होती है दूसरे यहाँ, लेकिन मैं सोचती हूँ यानी कि वो बहुत ताकतवर थी वो, और उनकी जो भावनाएं थी, जो उनके विचार थे वो बहुत अच्छे थे। नहीं तो कोई भी आता जाता केवल देख लेता, कोई असर नहीं पड़ता। जो यहाँ आई और उसके बाद कभी नहीं गया अपने घर, ये बहुत बड़ी बात है। पूरी भागीदारी निभाई देश की आज़ादी के लिए भी, और यहाँ आश्रम खुला लड़कियों के लिए ये पहाड़ को देखते हुए, इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है। और उनके बारे में जब सोचती हूँ तो मैं भी सोचती हूँ कि बहुत कुछ प्रेरणादायक मतलब है उनके में, जो हम ले सकते हैं। लेकिन हाँ, सब कुछ तो नहीं ले सकते हैं, कुछ ना कुछ लेने की कोशिश करते हैं। उन्होंने सोचा कि यहाँ लड़कियों के ही लिए विद्यालय खोला जाए। उन्होंने लड़कियों की मन की बात समझी, और एक लड़की के मतलब कितना हौसला होना चाहिए उसके अंदर, कितना उत्साह होना चाहिए, वो सब मुझे ऐसा महसूस हुआ। ये सब देखते हुए सरला बहन जी ने इस आश्रम की स्थापना की। मैं 1951 में यहाँ आ गई थी। ये 1946 में शुरू हुआ था और मैं 51 के
पहली तारीख को यहाँ पहुँची थी। मैं तो 1954 में अप्रैल में आई आश्रम में। कितने साल की थी? 15 साल की थी मैं। हाँ, और मेरी दीदी पहले से ही यहाँ थी, तो इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं थी। मैं इसलिए आई थी कि मुझे सामान्य महिला की तरह जीवन नहीं जीना था। मैं समाज सेवा करना चाहती थी। जो उस ज़माने में लोगों को आश्चर्य होता था, समाज सेवा क्या है और लड़की शादी क्यों नहीं करती, ये बात लोगों को बहुत अजीब सी लगती थी। मैं समाज सेवा करना तो चाहती थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि समाज सेवा कैसे की जाती है या उसका क्या विचार होता है, कैसे करना, ये नहीं मालूम था। वो सब मुझे यहाँ आके पता चला। हम कोशिश करते हैं कि लड़की का समग्र विकास हो, और अगर समग्र विकास करना है तो गांधी जी ने उसके लिए कहा है कि उनके बुद्धि का भी विकास होना चाहिए, उनके भावनाओं का भी विकास होना चाहिए, हार्ट का मतलब, और उनके हाथों का भी, कुशलता का भी विकास होना चाहिए। श्रम करने की ताकत भी उनमें होनी चाहिए। नई तालीम से स्वराज की ओर जा सकते हैं हम। नई तालीम जो है स्वराज की कुंजी है। तो मैं सबसे पहले आश्रम में 1981 में आई, जुलाई के महीने में। मैं ऐसे बैठी आंगन की दीवार पर, और मुझे पता नहीं एक बहुत विशेष प्रकार की अनुभूति हुई थी। तो मुझे एक एक चीज़ यहाँ की बहुत ही प्रभावित कर रही थी। मैं पढ़ाई के प्रति बहुत उत्सुक थी और मेरी पढ़ाई होनी चाहिए आगे तक की, ऐसी मेरी इच्छा थी। लेकिन पढ़ाई मतलब वही थी कि हर क्लास को पढ़ने के बाद एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन पढ़ाई के साथ में दूसरे क्या काम और भी सीखे जा सकते हैं और भी उसके पक्ष होते हैं, इसकी तो कल्पना नहीं थी। क्योंकि स्कूली ढांचे की पढ़ाई की कल्पना थी जो कि हम 5वीं तक करते हुए आए थे। शिक्षण का एक व्यापक रूप मुझे दिख रहा था, तो उससे मुझे बड़ी संतुष्टि हो रही थी। उसकी हर काम उसमें मुझे पूरी तरह से उसमें भाग लेने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आश्रम में मैं वैसे 2009 में आई, क्योंकि मेरे घर की कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि जिस कारण मुझे यहाँ डाला गया। तो यहाँ आके मैं तो बहुत छोटी थी, तो यहाँ की दीदियों के साथ, बहनों के साथ, दोस्तों के साथ एकदम से घुल गई थी, और किसी प्रकार की मुझे कोई परेशानियाँ नहीं हुई यहाँ लोगों के साथ घुलने में। मैं आश्रम में सन 1966 में आई और यही रही होंगी 7-8 साल की। मेरी दादी ऐसा सोचती थी कि कुछ दिन रहेगी फिर तो घर ही आ जाएगी, अच्छा थोड़ी लगेगा, घर आ जाएगी। तो मुझे अपनी दादी की वो बात को झूठा करना था। मैंने सोचा मैं घर जाऊंगी तो दादी कहेगी स्कूल मत पढ़, लेकिन मुझे तो पढ़ना है। तो 16-17 साल की उम्र थी मेरी, मैं कौसानी आ गई थी। पिताजी मेरे पहले ही गुजर गए थे। मैं कक्षा 6-7 में पढ़ती थी। अब फिर मेरे लिए फिर क्या होगा, पढ़ाई कैसे होगी, क्या होगी, कहाँ पर होगी, ये थोड़ा समस्या ईजा के ऊपर आई थी। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ती थी, मेरी ईजा की डेथ हो गई थी 1994 में। तो मैंने अपने भाइयों को पाला। सब मेरे से भाई लोग छोटे थे, 4 भाई। तो उनके साथ साथ मतलब मैं एक गृहस्थी जैसी ज़िंदगी में ढल गई थी। मैं फरवरी 2006 को आई हूँ, 10 तारीख। मैं यहाँ 2013 में आई और मैं बिहार से हूँ। मेरी मौसी हैं, मेरी मम्मी की मौसी हैं। तो किसी से शायद बातें हुई ऐसी कि यहाँ एक स्कूल है, यहाँ आश्रम है, आप जाकर देखिए, वहाँ बहुत अच्छा है लड़कियों के लिए। तो यहाँ मेरी मम्मी और वो आई मिलने, यहाँ देखने इस स्कूल के बारे में। तो उनको बहुत अच्छा लगा ये पहाड़ का जीवन, क्योंकि उन्होंने पहाड़ कभी नहीं देखा था। इसलिए मेरे को यहाँ के बारे में बताया और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं जाऊँगी। और मुझे हॉस्टल में रहने की तो बहुत खुशी थी। आपने क्या बोला? आश्रम में कब आई, कैसे आई? हाँ, मैं यहाँ आश्रम में 2013 में आई, और मेरे को यहाँ मेरी बुआ रहती थी। तो उन्होंने बोला यहाँ कुछ सीखने के लिए बहुत काम है, जैसे हमारे गांव में ऐसा नहीं होता है। यहाँ बहुत कुछ सिखाया जाता है, जैसे कताई, बुनाई, साफ सफाई से रहना। यहाँ हर तरह की बुनियादी तालीम है, पढ़ना, लिखना, रहना, खान पान, पहनावा, हर चीज़ का। इसी तरह अपने हाथ से बनाते, सब बनाते हैं, निकालेंगे कुछ तो बनाते हैं बस। चलिए
दीक्षा। इसका नाम फिर तनुजा। और इसका किसका? इसका एक कंचन है। ओम तत्सत् श्री नारायण तु पुरुषोत्तम गुरुतु ब्रह्ममस्सतु यहुवशक्तितु। मतलब पूरे हमारे दिन भर के टाइम टेबल में तो मुझे ये सबसे अच्छा समय लगता है कि सुबह शाम की प्रार्थना, क्योंकि हमें एक साथ उसी समय मिलते हैं और इतना शांत माहौल होता है एकदम। 2004 में मुझे मेरे पापा यहाँ छोड़ने आए। फिर शुरू में तो अजीब सा होता था, घर की याद आती थी क्योंकि बहुत छोटी आई थी, 8 साल की। पहले तो थोड़ा डर जैसी लगती थी कि प्रार्थना अच्छी तरह शुरू हो पाएगी कि नहीं, हम ध्यान करा पाएंगे कि नहीं। लेकिन अभी प्रार्थना कराने में अच्छा लगता है और ध्यान कराना सबसे अच्छा लगता है अभी, क्योंकि उस समय में एकदम शांत माहौल में हम भी रहते हैं और बच्चे भी रहते हैं। अर्जुनोवाच भवानि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मदर्पमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि सन्तुष्टो सततं योगी यो मद्भक्तः स मे प्रियः सर्वधर्मसमानत्वं स्वदेशी स्पर्शभावना विनम्रव्रतनिष्ठा से एकादश सेव्यः। सभी लोग सीधे बैठेंगे। ओम के उच्चारण के लिए गहरी सांस लें। सिर्फ श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचिए और सामने सबसे पहले केंद्रीय बिंदु बनाइए। एक दूसरे को मत देखिए। मैं यहाँ पे 2009 में घूमने आई थी। एक साल बाद जब मैंने अपने स्कूल में 5वीं पास कर लिया तो मैं चाहती थी कि क्यों ना मैं यहाँ से थोड़ी बाहर निकलूँ, और गांव में मैं पढ़ना ही नहीं चाहती। और दीदी लोग तो रोज़ स्कूल से मार खा के आते हैं और मैं मार भी नहीं खाना चाहती, इसलिए मैं सोचती थी हे भगवान कहाँ जाऊँ। फिर मैंने दादाजी से कहा जहाँ आप घुमाने ले गए मुझे तो वहीं जाना है दादाजी। हाथ को ऊपर सीधे, दोनों हाथ की हथेलियाँ धीरे धीरे पैर को भी ऐसे ही रहने देंगे। हाथों को नीचे लाएं, हाथ की मदद से पैर नीचे। वंदे मातरम वंदे मातरम। मैं यहाँ 9 साल की हो गई थी, 10 साल लग गए, 11 साल लगने वाला है। अब अगले साल को लगेगा ना 11? मुझे अक्टूबर में लगेगा। मुझे सितंबर में, जनवरी में लगेगा। मेरे को अक्टूबर में। मेरे को अक्टूबर में। खीर भी बन रही है। हाँ भी नहीं, अभी देख जांच ले। खुशबू ने बहुत गंदा भी है, आरती ने भी बहुत गंदा भी है, और गीता का देखती हूँ ना। पहले मैं 2010 में यहाँ घूमने आई थी। मुझे तो यहाँ सब त्योहार अच्छे लगते हैं। हरेला, राखी, फुलदेली, दीपावली और जन्माष्टमी और घुघुती। मुझे तो सबसे अच्छा त्योहार होली का लगता है। मैं यहाँ 2015 में आई। मैंने यहाँ 4ठी कक्षा से पढ़ना शुरू करा और अभी तो मैं 5वीं में हूँ। मैं यहाँ घूमने 2014 में आई थी। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ सरोदी भी रहती थी, खुशबू भी रहती थी। मैं 7 साल की थी, मुझे कह दिया था कि मैं अभी जब 8वां होगी तब आना। तो फिर 2015 में आई थी मैं यहाँ। पीछे से देख रहे हो, देखिए, चिंता मत कर, शुरू करते हैं। वो देखिए ना, पीछे से देख रहे, अलग जगह में बैठे ना। यहाँ मेरे मम्मी और दादाजी आए थे पहुँचाने। जब मेरी मम्मी गई तो मुझे बहुत रोना आया। फिर उस बात में नहीं आया। बात में मुझे अच्छा लगने लग गया क्योंकि यहाँ इतनी अच्छी पढ़ाई होती है। एक दूसरा ही है।
जय जगत। धीरे से रखना। फिसलने का वहाँ कोई जाओ सीधे मंजिल लड़का है। चलो दीपिका को थोड़ा देर रोकना, मैं उसको दुहा लेती हूँ। इसको दुहा लीजिए पहले बिंदु को। हाँ 3 लोग हैं हाथ में। नहीं 4 है। 3 तो कम हो गए। जाते जाना सीधे ऊपर को जाना, वहाँ रास्ता बनाया है। क्या ना करूँ मारेगा तो वो चिपक जाएगी। तो भारी हो रहना चाहिए। 8-8:30 बजे नाश्ते के बाद फिर अपना कार्य संभालने आ जाती हूँ। मैं 2012 में आई 25 मई को। फिर मैं आई, फिर यहाँ मैंने सोचा 2-4 दिन रह के देखती हूँ, मन लगे या नहीं लगे। बड़ी उम्र में आना तो एक ऐसा होता है। यहाँ आई तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर से भी बेहतर जगह है। मुझे ऐसा अनुभव हो गया 4 ही दिन के अंदर, ऐसा अनुभव हुआ। तो कभी लड़कियों को आपको पता ही है पहले ऐसे बाहर भेजते नहीं थे, तो कभी इस तरह देखा नहीं था। इतने बड़े समाज में गए नहीं थे। पैदा हुए गांव में रहे ठहरे, फिर छोटेपन में शादी हो गई थी। और मेरे भाई नहीं हैं, हम 5 बहनें हैं, तो मैं सबसे बड़ी हूँ। तो माँ बाप इतने दूर हैं, 5 दिन का रास्ता है आसाम से यहाँ आना, कोई आसान बात नहीं है। तो बहनों को भी देखने जाती हूँ, उनको खर्चा पर्चा। ससुराल में हो तो ससुराल का साथ दुनिया को पता है, मैं भुगत के आई हूँ। तो इसलिए मैं सोचती हूँ मेरा जैसा ना हो। छोटे में शादी की, तब से मैंने कोई किताब नहीं देखी थी। पूरा अभ्यास मतलब छूट गया था, एक अनपढ़ गवार जैसी हो गई थी। फिर मेरे मन में ऐसी मतलब आशा जागी कि मैंने थोड़ा किताबें ऐसी पढ़ी, ऐसा लगा मुझे। दीदी लोग भी मुझे ऐसे प्रेरित करते थे। इससे भी सुंदर बनाए यार वो वाले हैं, वो इससे भी अच्छे हुए। ये मैंने अपने हाथ से वो किया ना, वो वहाँ भाभी से पूछा। फिर 3 बजे के बाद मेरे साथ बच्चे आते हैं, उनको बाउंड्री में ले जाती हूँ। कभी पिरूल सफाई करते हैं, कभी कांटों की सफाई करते हैं, कभी सेकंड काटते हैं, कभी यहाँ गेहूँ बिनवाते हैं, कभी अनाज बिनवाते हैं। तो बच्चों के साथ ऐसे जाती हूँ। फिर 6:30 बजे दूध दुहाती हूँ। दूध दुहाना भी बच्चों को सिखाती हूँ। वैसे मैंने अपने बारे में जब से गौशाला लिया है, गौशाले का काम, तो 7-8 बच्चों को सिखा दिया। आप इसको पानी दे रही हैं? ये आटा। अच्छा। नमक और आटा। किसके लिए है? सबको देती हूँ थोड़ा थोड़ा। हाँ। मंजू जूठा नहीं खाते, देखो एक दूसरे का जूठा नहीं खाते हो। खा लो अब, खा लो। मैं पहले बहुत ऐसे उदासीन रहती थी, अब तो मैंने अपने दिल को ऐसा बना लिया, कुछ करना है तो कुछ तो खोना ही पड़ेगा। अगर मैं ऐसे सोच विचारों में डूबे रहूँगी तो मेरे लिए कुछ नहीं है। देखो जब तक अपने पास ताकत है, अपने पास बल है, तो हर कोई चीज़ हमारे लिए सब कुछ प्राप्त है। अब चलेंगे। अब जहाँ को मैं जाऊंगी वहीं को घुमाएगा इसको भगवान। सुंदर दृश्य दिखाने वाला। जैसे घर, फिर ननिहाल, फिर घर, ऐसी 3-4 जगह ऐसी बदलते रही। मतलब एक जगह मेरी शिक्षा ढंग से कभी कहीं नहीं हो पाई। और 5वीं में जब मैं यहाँ आई तब से मेरी विधिवत शिक्षा इस स्थान में हुई। मतलब आना जाना से मुक्त होकर के मैं यहाँ 5वीं से लगातार अभी 12वीं में पहुँची। तो मैं यहाँ आई, जैसे लोग रोते थे ना यहाँ के, तो मैं बिल्कुल नहीं रोती थी, ऐसे हंसते रहती थी, दिन भर खेलते रहती थी। तो मुझे रात को रोना आता था, बिस्तर में रोती थी। बेचारी। जो जब हमने टैंकी से पानी निकाल दिया है ना, हाँ, वो भी संक्षिप्त में लिखते हैं उसके बारे में, है ना। आप कुछ कहें? It was in the mid-80s when we got support from an educational and environmental organization in Alamora to purchase a simple rain gauge, and then the following year in 1987 we received support to purchase a Stevenson screen in which we mounted a maximum and minimum thermometer as well as a dry and wet bulb thermometer, so that we could then measure the daily maximum and minimum temperatures and also the relative humidity. So since then we've got a totally unbroken 30 years of rainfall
measurements. Twice the thermometers have been damaged, once stolen, so there's a slight break in our temperature readings, but there also we have more or less 30 years of unbroken records. There you go. बाबूजी कल बरसाई कितनी आई? लगभग 40 से थोड़ा कम. But always right from the beginning, there's always been a backup of older students who are capable of taking the daily readings and recording them. Under the spreading chestnut tree. There were branches coming out from here, so I cut those off and just left branches higher up. And now look at it. I keep thinking of the first sentence, how to start. I first arrived in Kausani in Lakshmi Ashram in August of 1972. I guess I must have asked people the way to Lakshmi Ashram and was following the small, unpaved little footpath across the fields and came across a meadow just below the ashram where the girls were busy putting up the stage because the next day was the Hindu festival of Sri Krishna Janmastami. And then I remember I walked up to the ashram and I hadn't even set foot in the building. I was standing in the ashram courtyard when a young student called Jaya in class 8 came up with her English textbook and asked if she could read the textbook with me. I had come through a French voluntary organization. Somebody in Lakshmi Ashram had contacted the English office. In that letter they had asked for 3 volunteers or 3 prospective volunteers. One, somebody to work in their health project. No, that wasn't me. A second one to work with their cattle in the dairy. No, that wasn't me either. And the third one, a quote-unquote horticulturist to assist in the garden. So I jumped at the word assist and wrote back, although I didn't have any basic knowledge of gardening, but I'd grown up in the countryside and I was quite prepared to, quote, assist in the garden. And so a few weeks later, a reply came from Radha Ben saying that you'll be most welcome. And so I packed a couple of changes of clothes in my rucksack and took the overland route to India. So the first time I came, I stayed for 1 year working in the garden, learning a lot. At that time, the ashram was facing some financial problems. So I went back to the UK before returning to Lakshmi Ashram in the February of 1975. Then I spent about 6 or 8 months in Lakshmi Ashram before thinking, for better or worse, that being a graduate, I should go back and get a so-called job. But my heart was in Lakshmi Ashram, so twice I saved up leave and came out here for extended holidays. And then eventually I resigned from my office in September of 1981 and returned to Lakshmi Ashram. And really have been here since 1981. सचिव की जो जिम्मेदारियां होती हैं उस तरह से डेढ़ भाई के होने से हमको आज तक कभी महसूस नहीं हुई. वो केवल ईमानदारी से क्षमता से काम को कुशलता से करने इतना नहीं है, उस सबके साथ उनका विचार भी है. दीक्षा मट्टे आ रही है. खेतों में काम करने में किस तरह से होता है, मतलब टोलियाँ वगैरह लगती हैं, बच्चों के अलग अलग खेत होते हैं या क्या? हाँ, कृषि में तो अलग अलग कक्षा का एक खेत होता है, आधे घंटे का होता है वो कृषि उद्योग. और सुबह के उद्योग में रखते हैं, मतलब जैसे घास में भी रखते हैं, खाद में भी, बगीचे में भी, खाना बनाने में, सब्जी काटने में, ऐसे ऐसे जहाँ उद्योग है अनाज बीनने में, गेहूँ बीनने में, ऐसे बांटते हैं. ऐसे बगीचे में भी रख देते हैं उद्योग के समय. कितने समय में शादी हो गई थी आपकी, कितने साल की थी आप? मेरी शादी हो गई थी
13 साल की। 13 साल से 19 साल तक मैं अपने ससुराल में रही। 13 साल से 19 साल तक। फिर वहाँ ठीक नहीं रहा, मेरे पिताजी ले आए मुझे, मायके ले आए, मतलब वहाँ ठीक नहीं है कभी। आश्रम में तो मैं 85 में आई, सन 85 में। हमारे ताऊ जी की लड़की भी थी, मेरी दीदी, आनंदी दीदी, उसके द्वारा मैं यहाँ आई। उनने बताया कि यहाँ आश्रम में जो मतलब आना चाहता है वो आ सकता है। 1 साल की ट्रेनिंग की मैंने यहाँ कताई बुनाई की। काम करते करते फिर यहाँ मेरा मन लग गया। वैसे तो मेरे घर वाले मना कर रहे थे, छोटी उम्र में, 21 साल की उम्र में आई थी। सन तो मैंने गिने, मतलब तब तो सन का भी पता नहीं था मुझे कि सन, मैंने तो पढ़ा भी नहीं है ना। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा ना, मैं स्कूल कभी नहीं गई। और फिर बाद में थोड़ा मतलब काम मिल गया तो उसका हिसाब करना होता है, जैसे दूध गौसला किया, दूध जोड़ना होता है, तो फिर उसके लिए फिर किसके पास जाऊँ, दूध लिखना होता है रोज़, एक गाय ने कितना लीटर दिया सुबह या शाम को, वो लिखना होता है। इसके लिए तो तब फिर मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना सीखा। यहाँ स्कूल का माहौल हुआ, उससे मैंने भी सीख लिया। तो मुझे अपना नाम लिखना, मेरा नाम कैसा है, कैसे लिखते हैं इंदिरा, और किसका नाम कैसे लिखूँ, ऐसा कुछ नहीं आता था। धीरे धीरे बात को सीख लिया। पहले तो अकल भी नहीं थी, पढ़ लिखती कुछ नहीं थी। बात को मैंने भी सीख लिया, थोड़ा थोड़ा पढ़ना, लिखना, पढ़ना। ये एक दिन की सब्जी के लिए, एक शाम की। हाँ, ये कम हो जाएगी, उसमें से भी डाल देंगे अभी। बगीचे से हमारी सब्जियां आती हैं, जैसे बैगन आते हैं, और गोभी, फूल गोभी तो नहीं होती, बंद गोभी होती है, टमाटर बगीचे से आते हैं, प्याज आता है, लहसुन भी आता है, और एक आलू नहीं आता है बगीचे से। और सब्जियां लगभग आती हैं। लौकी कम होती हैं, कद्दू काफ़ी होता है इधर, और हल्दी भी अपने बगीचे की है, हम बाज़ार से नहीं खरीदते हैं। 1984 में आई यहाँ, और 1 साल की मैंने यहाँ ट्रेनिंग की। अभी मैं रसोई संभाल ली हूँ। रसोई में मैं सुबह 5 बजे से लेके 2 बजे तक रसोई में रहती हूँ, और 2 बजे बाद फिर बच्चे को खाना खिला के फिर मैं 2:30 बजे या 3 बजे फिर रसोई में आती हूँ। फिर शाम को 9:30 बजे तक रसोई में रहती हूँ। हाँ, जैसे 8 टोलियाँ होती हैं, तो महीने में आती टोली की बारी। 1 महीने बाद जैसे एक टोली सुबह बनाती है, एक शाम को बनाती है। 3 टोलियाँ बर्तन मलती हैं, एक टोली चूल्हा पोतेगी, एक टोली फसल में पोछा लगाएगी। वो बच्चे मिलके काम करते हैं। तो हमारे दिनचर्या के अनुसार 11:30 बजे भोजन होता है। तो 11:30 बजे भोजन के बाद हमारा 3:45 बजे नाश्ता होता है। 3:45 बजे के नाश्ते के बाद हमारा फिर शाम को 8 बजे कहते हैं भोजन होता है। वैसी गैस नहीं खरीदते, अपने यही गोबर गैस से ही हमारा काम चलता है, और लकड़ी से ही काम चलता है रसोई में। कभी 110 भी हो जाते हैं, कभी 120 भी होता है। मैं लगातार 80 तो होते ही हैं, 80, हाँ, इतना तो होता है। और दूसरा तेरा पहला पीरियड खाली है ना? आपने कभी पहना ना, मैंने आज ही पहन कर के बाहर अलग और आगे पीछे अलग। क्यों है अलग? आगे पीछे का देखिए, ये सिंपल है, इसमें धाड़ियां हैं। आगे पीछे का फिर आगे ये और इतनी लंबी हो भी। हम सबको इस बात में संतोष है कि आश्रम के छोटे बड़े सब सदस्यों को समाज को प्रथम अर्पण करके बाद में उन्हें ग्रहण करने का संस्कार अनायास प्रतिदिन प्राप्त हो रहा है। सर्वोदय पात्र भिक्षा ही दीक्षा है। सर्वोदय पात्र अहिंसक क्रांति की सम्मति है। एक मुट्ठी अनाज में विश्व शांति का बीज है। सर्वोदय पात्र के साथ ही साथ बहुत बड़ा विचार भी जुड़ा है। सर्वोदय पात्र संत विनोबा भावे ने चलाया। सर्वधन उदय, सबका उत्थान हो, उन्नति हो,
सबकी भलाई हो। एक तरह से इसको सबकी भलाई का बर्तन भी कह सकते हैं। प्रभु सत्य से मुझे ले चलो, दिव्य सत्य की ओर, अंधकार से मुझे ले चलो, नव प्रकाश की ओर, प्रभु विनाश से मुझे ले चलो, नव विकास की ओर। तेरी अपनी खामियों पर, तेरे खातिर दम कदम पर, तेरे खातिर दम कदम पर मौत मोहमाए खड़ी, तेरे खातिर दम कदम पर, तेरे खातिर दम कदम पर हार बनकर मर गए नौजवानों। प्रियंका, राखी, नेहा, भावना, दिया, दिव्या। कितनी दूर से आई हो? मैं मध्य प्रदेश से आई हूँ। तो बहुत बड़ा अंतर हो रखा है तुम्हारे लिए तो। इसलिए मुझे ये सब चीज़ें यहाँ की जानना, समझना और हर एक त्यौहार में भाग लेना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ के त्यौहार भी जो हैं बहुत अलग अलग हैं और यहाँ की बोली भाषा, मुझे पहाड़ी सीखने में बहुत रुचि है। तुम्हारा ऊन खत्म हो गया, पूरा काट दिया। मैं आश्रम में आई सन 1972 में। हमारे परिवार में बहुत लोग थे, बहुत बच्चे थे और हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और तो एक उसकी दृष्टि से खादी ग्रामोद्योग कमीशन की ओर से लक्ष्मी आश्रम में कटाई बुनाई का प्रशिक्षण देने की का प्रस्ताव आया था। तो मैं यहाँ आ गई और फिर उसके बाद फिर मैंने यहाँ 8 महीने का प्रशिक्षण किया। 8वीं की परीक्षा दी यहीं, कक्षा 8वीं की परीक्षा दे करके फिर 10वीं की भी दी। समय में 10वीं के बाद ही मुझे छोटे बच्चों की दीदी की जिम्मेदारी मिल गई। छोटे छोटे बच्चे थे तो उनको उनके बाल बनाना, उनको व्यवस्थित रखना, उनको नहलाना, उनके कपड़े धोना, उनके कपड़े फट गए हैं तो उनको सिलाई करना और ये सब काम ये छोटे बच्चों की जिम्मेदारी में आता था। उसके बाद फिर क्योंकि हमारे घर की स्थिति भी ठीक नहीं थी तो थोड़ा बहुत पैसा भी हमको मिलने लग गया हाथ में, और बहुत कम। उस समय में ऐसे खर्चे भी बहुत नहीं होते थे, लेकिन थोड़ा बहुत पैसा भी कमाने लग गए, यानी अपना जेब खर्च। 93 में मेरी शादी हो गई और फिर उसके बाद हम यहीं काम करने लग गए और भी रुचि हो गई। सन 90 से ऑफिस में अकाउंट का काम कर रही हूँ। सन 90 में जो हमारे पुराने अकाउंटेंट होती थी उन्होंने मुझे वैसे 89-88 में ही थोड़ा बहुत सिखाना वगैरह शुरू कर दिया था। तो और हमने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है हिसाब का। तो तब से अभी तक मैं काम करती हूँ और विशेषकर जिस दिन तक हो सकेगा तो वो काम है भी। दीपिका तूने देखी तू दिखा जरा बनाया है उसने। हाँ। पूजा ने नहीं दिखाया मुझे। इतना बड़ा उल्टा नए कृषि प्रौद्योगिकी कहाँ से शुरू करेंगे? वायु शक्ति और जल शक्ति का इस्तेमाल किस काम में आता था? कृषि के लिए। विशेष तौर पर कौन से काम? हमारे गैराज किस काम में आते हैं? वो चक्की को चलाने के लिए है ना, आटे को पीसने के लिए।
मैं आश्रम में सन 2009 में आई। गाँव में तो ऐसा होता है कि किसी के संयुक्त परिवार होते हैं, किसी के एकल परिवार। तो हमारा एकल परिवार है, इसलिए सामूहिकता की उतनी जानकारी नहीं थी और यहाँ आके सामूहिकता की जानकारी मिली। हम कक्षा में 3 ही लोग हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम तीन लोग जो हैं हम आपस में ही हम तीनों से सीखते हैं। जैसे कि मुझे कुछ नहीं आता है, मनीषा को आता है तो मैं उससे सीखती हूँ। मनीषा को कुछ नहीं आता है, प्रीति को आता है, प्रीति उससे सीखती है। वहाँ तो सिर्फ पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ आके मैंने सीखा कि कैसे बड़ों का आदर होता है और कैसे बड़े छोटे का आदर करते हैं और छोटे बड़े का आदर कैसे करते हैं और किस तरह से, यानी कि जब आपस में दोनों का संबंध अच्छा होता है तो उस तभी लक्ष्य आगे बढ़ता है। जैसे स्कूलों में तो शिष्टाचार, सदाचार, नम्रता, सभ्यता, इनके बारे में कुछ नहीं बताया जाता है, सिर्फ पढ़ाई तक सीमित है। यहाँ हम जो पढ़ाई करते हैं वो पढ़ाई भी हम इसलिए नहीं करते हैं कि हमको सिर्फ परीक्षा देनी है। हम इसलिए करते हैं कि हमारा जनरल नॉलेज बढ़े और हमको अन्य बाहर की जानकारी भी प्राप्त हो, भले ही हम एक अलग माहौल में रहते हैं। जो खेत इस साल कार्य है, अगले साल कोई दूसरी खेत कार्य होगा और तीसरे साल तीसरी खेत कार्य होगा। इसका मकसद क्या हुआ? उपजाऊ बनाने के लिए। बिल्कुल ठीक है ना। उसको एक साल एक मौसम की है ना छुट्टी देते हैं। खाली पढ़ लिया और पढ़ करके उसको याद कर लिया और उसके बाद परीक्षा दे दी, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि जो पढ़ते हैं उसको समझें और उस पर विचार करें कि ये सही है कि गलत है, ये क्या है, मैं क्या सोच रही हूँ या समाज में क्या चल रहा है, इसमें क्या लिखा है, ऐसा उनका सोचने की शक्ति होनी चाहिए। आपका मूल्यांकन केवल एक विषय के प्रश्न के उत्तर देने से नहीं हो सकता। किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन जो हमने अध्याय बताए उसके प्रकार बताए थे। हाँ। और कौन सा प्रकार? क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक हो गया, समुच्चय बोधक हो गया। अब हमको सीखना है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। बोलने में भी फर्क पड़ेगा। इनको ऐसे बोलो, ओह, आहा, अहो, अरे, हैं? और हमारे यहाँ क्लासों के ग्रुप छोटे हैं, उसमें किसी में 10 हैं, किसी में 8 हैं, किसी में 5 हैं। फिर उनका बिल्कुल पर्सनल कांटेक्ट रहता है शिक्षिका के साथ। अगर होमवर्क करने में कोई दिक्कत आती है तो पूछ सकते हैं उसी समय, ये ऐसा क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसके कारण केवल 3 घंटे की पढ़ाई से भी हमारे रिजल्ट, जो हम बोर्ड की परीक्षाओं में बैठती हैं लड़कियां, तो अच्छे आते हैं। मैं सबसे पहले आश्रम में 1 मई 2007 में आई। खैर मैं तो तब बहुत छोटी थी, मुझे नहीं पता आश्रम क्या है, पढ़ना क्या है। मतलब पढ़ना तो खैर हम 1-2 में मैं क्लास में पढ़ती थी, लेकिन घर से अलग रहना ये मेरे लिए नया था। कितने साल की थी आप? 7 साल की। ये ज्योत्सना जो थी वो हमारे वहाँ की थी, गरुड़ की। तो मतलब अच्छा संबंध हो गया था एक साथ से। मेरे घर की जो आर्थिक वो थी समस्या, मतलब बहुत वो थी, तो हमारे पापा भी नहीं थे, इसलिए यहाँ पे आए तो ऐसा लगा मतलब एक नई दुनिया में पहुँच गए हैं। और यहाँ का मतलब इतना अच्छा वातावरण, शांत वातावरण और प्रकृति यहाँ की मतलब बहुत आकर्षित कर रही थी अपनी ओर मुझे। और 50 रुपये जमा कर दिए, ठीक है ना। अब लोगों द्वारा जमा की गई जो मुद्रा है, माना कुछ परिसंपत्तियां खरीदेगा, बंद पत्र या सोना है, अब उसने क्या किया, H रुपये मूल्य के बराबर है। आश्रम से जुड़े हुए, मतलब मन से भी दिल से भी, बल्कि हमारी ईजा भी पहले से ही बहुत जुड़ी रही दीदी लोगों से, उनके आंदोलनों में, शराब आंदोलनों में इनमें रही थी। 7 जुलाई 1994 को लक्ष्मी आश्रम में आया। मेरी बहनें यहाँ पर पढ़ती थी तो मैं इसलिए लक्ष्मी आश्रम से परिचित था पहले से ही। उनको हमारे परिवार की जो स्थिति थी वो भी मालूम थी। पिताजी हमारे बचपन में ही गुजर गए, तो यहीं से मैंने कक्षा 10वीं की प्राइवेट परीक्षा दी और 12वीं भी किया और साथ में काम भी करता रहा। थोड़ा बिजली, ये मरम्मत और पानी की लाइनें रिपेयर करना, ये मुझे पहले से ही कुछ चीज़ें आती थी, तो मैं इसलिए वहीं से वो काम शुरू किए। और फिर अगले साल से ही मुझे जो यहाँ पर निर्माण के काम होते हैं, मरम्मत के, उसकी जिम्मेदारी मिली। अभी तक भी कर रहा हूँ। तो उसमें भवनों का रख रखाव है और साथ में
बिजली पानी व्यवस्थाएं बनाना, लाइन डालना और नए घर बनाना, तो ये सब कुछ काम उसमें आते हैं, ये करता हूँ। अभी बच्चों को पढ़ाने का काम भी करता हूँ। करीबन 10-12 साल 15 साल हो गए होंगे तब से पढ़ा रहा हूँ। तो वैसे तो हम परिवार रेखा भी कार्य करता है आजकल लक्ष्मी आश्रम में। बाकी बच्चे भी हमारे आश्रम और उधर जाना और उनके साथ कुछ कार्यक्रमों में शामिल होना, भागीदारी करना अच्छा लगता है उनको। आश्रम के बारे में तो कुछ पता नहीं था मुझे। शादी हुई, पूछते हैं ना फिर लड़का क्या करता है, कैसा क्या काम है, क्या है, तो उन्होंने कहा आश्रम से हैं। तो फिर तभी भी उनको लगता था पता नहीं कैसा आश्रम है। हमारे मन में था कि जैसे बाबा लोग रहते हैं। कभी कल्पना नहीं थी कि ऐसे भी आश्रम होते हैं, क्योंकि हमने नहीं देखा था सच में। तो फिर गीतांजलि हुई, फिर हर्षु हुआ, फिर उसके बाद इधर उधर जाती थी, मुझे लगता था मैंने पढ़ाई नहीं की है। कहीं भी जाओ तो क्योंकि हाई स्कूल फेल कर रखा है, मुझे बहुत अजीब सा अंदर से ऐसा फील होता था, मतलब अजीब। क्योंकि फिर ऐसे माहौल में, शायद गांव में रहते तो ये चीज़ें कभी ध्यान में नहीं आती, कोई लोग पूछते भी नहीं हैं। फिर इतने लंबे टाइम के बाद मुझे लगा कि हाँ पढ़ना चाहिए। फिर मैंने आश्रम के बच्चों के साथ, ये इन्हीं का ज़्यादा मार्गदर्शन रहा, इनके साथ मैंने पढ़ाई शुरू की। लगभग 10 साल के बाद मैंने पढ़ाई शुरू की, हाई स्कूल किया है, इंटर भी किया, अभी BA सेकेंड ईयर चल रहा है। तो फिर मैंने आश्रम वालों से कहा, मैंने कहा कुछ काम वाम मुझे दे दो, मैं कुछ इतनी चीज़ें तो जो आती हैं मैं इनको सिखाऊं। तो 1 साल तो मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी थी। इन्होंने कहा कि तुम कुछ बुनो, तुम वो करो, देखो सुनो, बस इतना ही करो। तो 1 साल में मैंने काफ़ी 10-12 मफलर, कुछ टोपियाँ, ये चीज़ें बनाई, वो की, और बिकी भी काफ़ी अच्छी, क्योंकि छोटा आइटम था, लोग लेते भी थे और पसंद भी किया लोगों ने। फिर इस साल मुझे ये 2015 में मुझे ये मिल गया, फिर मुझे कार्यकर्ता बना दिया। पूरा उद्योगशाला मेरे अंदर आ गया, उसमें तुलसी, हल्दी, और काफ़ी बच्चे मिले, उनको कुछ सिखाना था। कुछ लड़कियां स्वेटर बुनती हैं, कईयों ने मफलर बनाए, कईयों ने टोपी बुनी, और आजकल तो हम कालीन भी बनाते हैं। ये भी हमने कहीं से सीखा, क्योंकि ये चीज़ें तो अब किसी को आती भी नहीं है। जैसे कालीन बिनते हैं तो उसका प्रस्ताव तो मैं नहीं रखा, मतलब बहुत पहले बिना जाता था, बीच में नहीं बुना जाता था। फिर मुझे इच्छा थी मैं बिनूं और सीखूं डिजाइन डालना। अभी तो शुरू किया हमने, लेकिन और प्रगति है, और सोचती हूँ कि भविष्य में कुछ काम भी आ जाएगा। सीखा है तो सीखा हुआ कहीं नहीं जाता है, वो अपने मनुष्य के अंदर मतलब उसका विकास होता है। अभी इतने शौक से, अभी मैं 1 बजे जाती हूँ, वो 12:30 अपना खाना खा के वो बैठ जाते हैं शांति भवन में, और शुरू हो जाते करना, और उनको अच्छा लग रहा है बच्चे, क्योंकि उनके लिए नया है ना। और ये जैसे ये गोले हैं कटाई का, और ये हमारा जब हम पक के तैयार हो जाता है, इसमें ये भर रखा है, ये लच्छी पहले रुई थी, रुई से ये ऊन बना, ऊन से फिर स्वेटर बना। हिसाब से लेके, बिक्री से लेके, बनाने से लेके, खेतों से लेके, कैसे निकल रहा है, कैसे काटना है, कैसे पैकिंग करनी है, कैसे ग्राहक से आपने बात करनी है, किस तरह से, तो बहुत चीज़ें अगर आदमी सीखना चाहे ना, काफ़ी चीज़ें सीखने की मिलती हैं। क्योंकि अपने हाथ से स्वावलंबी बनना मतलब सबके लिए अच्छा है वो, क्योंकि खुद कोशिश कर रहे हैं, कुछ बन रहा है, वो आइटम फिर खुद पहनते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। इसी बीच मैंने हस्तकला का भी काम किया। मैंने स्वेटर बुननी भी सीखी, और मफलर भी बुना, और मोजे भी बुने हैं। अभी टोपी बुनना भी सीखूँगी। जिस समय हम पढ़ाई करते हैं उस समय ये नहीं कि काम की चिंता, उस समय पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ जो हमको शिक्षक पढ़ा रहे हैं उस समय वो चीज़ ग्रहण करनी है। काम के समय काम, खाद निकालना, घास काटना, बिनाई करना, कटाई करना, इधर उधर जाना और साथ में पढ़ना, ये सब चीज़ें मेरे लिए बराबर महत्व रखती हैं। क्योंकि अगर मुझे कहीं भी जाना है तो मैं ये सब चीज़ें अपने लिए खुद करूँगी, किसी की मतलब मैं किसी और पर पराधीन नहीं हूँ, स्वयं खुद पर आधारित, खुद पर हूँ। बुनियादी तालीम में जैसे कताई, बुनाई और कृषि, गौपालन और गृहस्थी के कार्य, सफाई, स्वच्छता सभी कार्य किए जाते हैं, ताकि हम अपने जीवन में आगे इनको कर सकें और समाज में भी करें, और समाज स्वच्छ साफ रहे और वो परावलंबी न बने।
हम एक व्यक्ति के रूप में स्वयं ही स्थापित होंगे, स्वयं ही अपने लिए रोज़गार क्रिएट करेंगे। हम किसी की नौकर नहीं बनेंगे, हमको किसी की काम करने के लिए तैयार नहीं होना, बल्कि हमको स्वपथगामी होना है, अपना रास्ता खुद बनाना है, अपने जीने के व्यवसाय भी खुद हमको क्रिएट करने हैं, खुद डेवलप करने हैं। आश्रम तो ऐसी जगह है, मैं कहती हूँ यहाँ की लड़की कहीं चली जाए, चाहे वो अच्छे घर जाए, चाहे वो बुरे, मतलब ना मजबूरी हो कि उसे ऐसा काम करना पड़े, गायें पालनी पड़े, खेतों में जाना पड़े, तो वो लड़की कहीं भी खा सकती है। इतनी कर्मठ और इतनी स्वावलंबी बन जाती है कि वो जहाँ रहेगी। छुट्टी चाहिए तो कितनी चाहिए? मैं चौथी से थी। सब सही। ममता को तो हर जगह पर काम करते हुए पकड़ रखा है। कभी सिलाई कर रही है, कभी वो आसन बिन रही है, कभी बुनाई कर रही है। वो क्या नाम मीना दीदी के? भाई है। हाँ ये नीचे गिर रखे हैं। उर्वरक साइड ये मशीन ना अलग अलग नहीं रखते हैं, ऐसे डबल मशीन रखते हैं, तो उसी के साइड में रखते हैं, छोड़ के नहीं रखते हैं। पहले मेरी शादी हुई 19 साल में, 6 महीना या साल भर में ससुराल में रही। फिर ऐसी नहीं, पति के साथ नहीं पटी मेरी, फिर मैं सीधे मायके आ गई। मायके में रही मैं 2 साल। 1998 में आश्रम में आई। अब बड़ी उम्र में थी ना, बड़ी उम्र की कोई नहीं थी, जैसे आजकल पूनम है, सरोज है, उस उम्र के नहीं थे, सब विद्यार्थी थे। यहाँ मैं ही थी। 1 साल यहाँ, पूरा 1 साल यहाँ रही। 2 फरवरी में मैं, बड़ी दीदी लोगों ने मेरे को दन्या भेजा, क्योंकि दन्या में कहा कि वहाँ बालवाड़ी भी चलते हैं, महिला संगठन है, किशोरी संगठन है, और काम भी हैं। मीना वहाँ केंद्र में भी रहेगी, कुछ वहाँ सीख भी लेगी। फिर वहाँ महिला हाट से एक प्रशिक्षण चला, सिलाई और बिनाई का। मुझे कुछ नहीं आता था, सिलाई बिनाई कुछ नहीं आती थी। सुबह शाम अपना काम करके सस्ता में फिर वहाँ जाती थी मैं। 2-2.5 घंटा वहाँ मैंने सीखा। 1 महीना सीखा, फिर उसमें आधा महीना सिलाई सीखी, आधा महीना बिनाई सीखी। उतना ही समय था। फिर मैंने बसंत दीदी से कहा मैं और सिलाई सीखना चाहती हूँ अच्छी तरह। फिर बसंत दीदी ने मुझे 1 महीने के लिए वहाँ भेजा, हल्द्वानी। फिर मैं हल्द्वानी से सीख के लाई 1 महीना, मतलब काटना और करना, लेडीज़ कपड़े, सलवार कमीज, ब्लाउज, पेटीकोट, फ्राक, जो भी है। फिर मैं दन्या आई, दन्या गांव में गई। फिर महिला संगठनों को मैंने सिलाई सिखाई। जाड़ों में मैं गाँव में जाती थी महिलाओं के साथ। फिर गर्मियों में जो हाई स्कूल इंटर वाली लड़कियाँ थी दन्या की, केंद्र में सिखाती थी शाम के समय। 1000-1200 लड़कियों ने, महिलाओं ने मैंने सिलाई सिखाई वहाँ, मतलब जितने 14 साल में दन्या में रही। फिर यहाँ मुझे 2012 में मैं यहाँ आई। यहाँ भी मुझे ये काम दिया सिलाई का। 50-55 विद्यार्थी हैं हमारे। विद्यार्थियों के कपड़े सिलने की जिम्मेदारी मेरी है। साल में किसी को 2 जोड़ी देते हैं, किसी को 3 देते हैं। जो नए बच्चे आते हैं उनको 4 भी देते हैं। और जो साधना कोर्स, BA वाली बहनें थी, साधना कोर्स लेते हैं, इनको सिलाई सिखाए। काट के मैं तैयार रखती हूँ तो कपड़े सिल देते हैं, और सिलने में उनका मतलब अच्छा मन लगता है। मैं आश्रम में 2009 में आई। मैं यहाँ मेरी दीदी है, उनके माध्यम से आई हूँ। अभी गांधी विचार, हाँ अभी इंटर पास करके अभी गांधी विचार ले रही हूँ, और गांधी विचार के साथ सिलाई सीख रही हूँ, बिनाई सीख रही हूँ, और आसन बिनना सीख रही हूँ। और गांधी विचार के अंतर्गत इसमें किस तरह की पढ़ाई हो रही है तुम लोगों की? हमको नीमा दीदी गांधी जी पर बताती हैं, और बड़ी दीदी महिलाओं पर, और सरला बहन जी पर। जब 1942 का आंदोलन होता है, करो या मरो वाला, उसमें गांधी जी के साथ जाती हैं, तो इस समय मतलब यहाँ तक पहुँच गए हैं, यहाँ तक हमको बता दिया है बड़ी दीदी ने, और बहुत अच्छा लगता है सुनने में भी, समझने में भी। और जीवन भी क्या है, हम इतने दिनों से कह रहे हैं कि 3 भागों में हम जीवन को देख रहे हैं। बुद्धि के स्तर पर देख रहे हैं, हृदय के स्तर पर देख रहे हैं, शरीर के स्तर पर देख रहे हैं। जैसे मैं घर में होती तो कुछ अलग जैसा मेरे विचार होते, लेकिन यहाँ पर रह के मैं कुछ अलग विचारों की बन गई हूँ। नीमा दी मन के बारे में बताती है हमको। मन ऐसी चीज़ है जो हमेशा इधर उधर दौड़ने में रहता है, कोई स्थिर नहीं कर पाता है। जैसे कि मन हमें गलत काम करने के लिए भी कहता है, और अच्छे काम करने के लिए भी मन ही हमको कहता है। तो हमको खुद निर्णय लेना होगा कि हमको किस कार्य की तरफ जाना होगा। हमको अच्छे कार्य करने तो हमको अपने मन को दृढ़ बनाना होगा कि हाँ
हमको अच्छे कार्य ही करने हैं। जो 5 मापदंड मनुष्य को अच्छा बनाने के लिए कहे हैं, उन्हीं में ये बात भी कही है कि आपकी आजीविका कैसी हो, समुचित आजीविका, है ना, जिसमें किसी का कोई अनुचित ना हो, किसी दूसरे का शोषण नहीं हो, किसी दूसरे का अहित न हो। आपकी आजीविका से अगर किसी और का अहित हो रहा है तो वो अन्यायपूर्ण आजीविका है। तो कल तुम वो व्रतों के बारे में पूछ रही थी ना, तो गांधी जी ने भी 6 व्रत और जोड़े कि एक इंसान किस तरह से अपनी इंसानियत की हैसियत की ऊंचाई पा सकता है अगर वो इन जो व्रत हैं, इन व्रतों के आधार पर अपनी जीवनचर्या बना ले। तो अगर वो शुद्ध तरीके से कमाई कर रहा हो, अगर वो अपनी नीड और ग्रीड को समझ सक रहा हो, निश्चित रूप से अगर हमको हमारी नीड पता है, ज़रूरत पता है, तो पता है और हमने एक बार निर्धारित की है, तो फिर हमको ये भी पता है कि जो हम अभी कर रहे हैं वो मेरी ज़रूरत नहीं है, बल्कि मेरे ग्रीड है, मेरा लालच है ना। अगर लालच बढ़ेगा तो किसी और का हिस्सा कटेगा। ये सब जीवन के एक एक आयाम है, एक एक भाग है सोचने के लिए कि हम कहीं किसी का हिस्सा तो नहीं मार रहे हैं, किसी का शोषण तो नहीं कर रहे हैं। शिक्षा हमारे कारण किसी की शिक्षा तो कम नहीं हो रही है, किसी का खाना तो कम नहीं हो रहा है, किसी का वस्त्र तो कम नहीं हो रहा है। क्यों कर रहे हो, क्यों और किस लिए? ये 2 सवाल बहुत ज़रूरी हैं ज़िंदगी में। करने को हम बहुत चीज़ें कर सकते हैं, है ना। क्यों, किस लिए, किसके लिए? ये 2-3 सवाल जो हैं मन में चलते रहने चाहिए। 93 में मुझे वर्धा जाने का मौका हुआ। वहाँ पर एक गांधी विचार परिषद करके एक संस्था थी। तो 94 में फिर हमने यहाँ पर ये सोचा कि उत्तराखंड में जो लोग संस्थाओं में काम कर रहे हैं या जो नए भी युवक युवतियाँ हैं, उनके लिए इस तरह के कोर्सेज कुछ शुरू करने चाहिए, ऐसा कोई कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। वो तो एक पूरा सिस्टमेटिक था, लेकिन हमारे पास तो केवल मैं थी या दीदी थी, 2 ही लोग थे। तो फिर भी हमने कोशिश की। हमारे अंदर से उस साल में हाई स्कूल से निकली हुई 4-5 लड़कियां थी, तो वो होगी 2-3 बाहर से आई थी, तो करीब 6-7 लोग उसमें थे। गांधी विचार प्रशिक्षण करके हमने उसको शुरू किया था। आश्रम में मैं 2014 में आई। मेरी स्वयं से प्रेरणा हुई आने के लिए। मैं जब यहाँ आने की सोचती थी तो मेरे घर वाले नहीं भेजना चाहते थे मुझे। मैं सोचती हूँ कि मेरा कितना विकास होता है, मैं आज तक आशा करते आ रही, मेरी शक्ति बढ़ रही है और कितना बढ़ाऊँगी। पहले मैं बहुत काँपती थी बहुत काँपती थी, लेकिन अब तो मैं पहले की अपेक्षा मैं सोचती मेरी प्रगति हो रही है। क्या है कि मैं सोचती मैं अपने जीवन में मतलब बहुत कुछ सीखूं, जिससे कि मैं दूसरों को भी सिखा सकती हूँ। पहले स्वयं में सीखूं, फिर दूसरों को भी सिखा सकती हूँ। ये मेरी प्रेरणा है। मूल रूप से बच्चों के बीच में काम करने का अनुभव बहुत बढ़िया होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत अपनत्व भरा, बहुत क्या कहते हैं वो दिल को भर देने वाला होता है। जब मैं बड़ी आऊंगी, हाँ। दीपावली दोनों फोटो खींचूंगी। हाँ, खूब फोटो। ठीक है। दीपावली मेरी इतनी बड़ी अच्छी लाना। हाँ, लाऊंगी। आ जाओ मेरे गुरुजी, आ जाओ। लाऊंगी और दीपावली ले हाँ। अब तो दे वो जा भी बाबा जी के पास अभी जा, उसके बाद ना उसके बाद फोटो खींचते ना, अभी मम्मा का फोटो। हमने 4 लाइन लिखा दी, 4 बोल हमने बोल दिए, उससे बच्चा कुछ नहीं सीखता है। उससे बच्चा भ्रमित ही रहता है कि मैं, उसके अंदर प्रश्न तो होते हैं लेकिन वो व्यक्त नहीं करता है। और जो बच्चा कहता है उसको हम कहते हैं कि हाय हाय हाय, ये तो सबसे अलग है, थोड़ा बिगड़ी हो गई है, सोच देते हैं। आमतौर पर होता है ऐसा, लोग नहीं कहते हैं हाय ये तो बड़ी तेज़ है, कहते हैं। तेज़ होना बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर जो तेज़ी है, उस तेज़ी को हम रास्ता तो दें। तो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है उस बच्चे के लिए, जो बच्चा हमारे पास आता है उस बच्चे को बनाने की। गांधी जी कहते थे नित्य नूतन, रोज़ नया। दीदियों को ये सोचना चाहिए कि किस तरह से हम कल को नया कर सकते हैं। नया देने का मतलब मेरा यह है कि बहुत छोटी चीज़ होती है, लेकिन बच्चे के लिए वो बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। तो इसलिए ये प्रयास जो हैं बहुत सफल होते हैं, स्वयं के जीवन में भी और बच्चे के जीवन में भी, जिससे हम जुड़े हैं।
कितने शब्द बनाए होते जितने पढ़ा सकती हो कौखर से बन सकते हो सारे शब्द लिख लिख पहले सारे लिख पहले शब्द बना आपके लिए बना दो पहले रिकॉर्ड कर इसी जमाने में तो नहीं बताया जोशना बेटी मान जो आता है कि किसका बिना कहना पता नहीं अरे बीमार हो इसलिए पानी गर्म नहीं चाहिए मेरे को तो समझ नहीं हुआ वहाँ जाने का भी अभी गेहूँ भी नहीं तो सभी अभी हमने 3 इकट्ठे भी नहीं 1 2 3 चौथा इकट्ठा है गेहूँ बिनने भी बच्चों को हाँ मज़ा आता है कभी बच्चे परेशान भी कर देते हैं क्योंकि उनको तो छोटे बच्चे आते हैं मेरे साथ आते तो कभी वो टन बजते ही भाग जाते हैं कभी यहीं पर रहते हैं वो कहते हैं कि हमने जाना है। मैं आश्रम में आई 79 सन में अरे 13 साल की थी 12 साल थी तो हमारे वहाँ स्कूल दूर था बरसात में तो नदी आती थी इसलिए उसके डर के मारे में स्कूल नहीं जाती थी फिर छोड़ दिया मैंने 1 साल तो फिर प्रेमा दी के पिताजी आए उनने कहा तुमको मैं लक्ष्मी आश्रम में पहुँचा देती हूँ वहाँ स्कूल वहीं पढ़ते हैं और वहाँ अच्छा भी है नदी भी नहीं आती है और डर भी नहीं ठहर किसी चीज़ की ऊपर रख दे हाँ 16 साल हो गए 16 साल हो गए उनको चक्की चलाते तो हम अपना गेहूँ साफ पार के अपनी चक्की में पीसते हैं और हमारा प्योर आटा झड़ा और गांव के लोग भी आते हैं कभी हम महीने में 4-5 कुंटल पीसते हैं गांव के कभी 4 भी पीसते हैं और 2 महीने में हमारा 10-12 कुंटल पीसते हैं हम लोग 2 रुपया पिसाई 1 किलो पर 2 रुपया पिसाई है। दलिया हमारा से गेहूँ से बनता है यही गेहूँ हम बिनते हैं और इसकी मान चक्की पर इससे अपने आँख का दलिया फ़ायदेमंद है। तो मशीन को लेकर तो सब डरन हो जाते हैं ये किसी को भी सिखा दो कोई कहता है हम चक्की सीखेंगे तो फिर हमको चक्की का काम करना पड़ेगा क्योंकि आजकल कंप्यूटर का ज़माना आ गया है इसलिए चक्की चलाना कोई नहीं वो सीखता है अब किसी की इच्छा नहीं करती चक्की सीखने की हाँ एकदम पत्ती चढ़ा दे रही नीचे को अच्छा मेरे हाथ तक नहीं जाता तो मेरे पैर तक तो आई है तो अंदर डाल दी इसको पकड़ मैं हाथ झूलना वही उबाल है कहाँ गई ठहरी हूँ अच्छी तरह से पहले तो मेरी शादी हुई 8 साल वहाँ रही ससुराल में मैं तो ऐसा नहीं सोचती थी कि मैं अपने मायके में जाऊँ वहीं मतलब ऐसे बोझ बन के मैं वहाँ रहूँ मैं ऐसा नहीं सोचती थी फिर 1.5 साल में वहाँ रही अल्मोड़ा रमा दी और चंपा दी के संग फिर उन्होंने बताया कि तेरे लायक वहाँ है लक्ष्मी आश्रम में
तो मुझे इतना अनुभव, मैं कहीं गई भी नहीं थी घर से ना, इधर उधर नहीं गई थी। तो 2011 में मैं यहाँ आई। यहाँ आके मैंने कताई भी सीखा, बिनाई भी सीखी, पढ़ना भी सीखा। पढ़ा लिखा तो ज़्यादा नहीं है। अभी मैं तुलसी का काम करती हूँ, गोड़ाई करना, निराई करना। मेरे साथ साधना वाले बच्चे भी हैं इस साल। आधा घंटा शाम को, 1 घंटा सुबह। 50-55 हज़ार की तुलसी भी होती है 1 साल की। छोटे बच्चों की दीदी हूँ, कमरे में 5वीं कक्षा, उनकी जिम्मेदारी भी निभाती हूँ। कमरे की उनकी मतलब कैसे रहना है, अलमारी कैसी व्यवस्थित रखना है, कपड़े कैसे पहनने हैं करके। कि मेरी एक लड़की भी है, खुशबू। यहाँ मम्मी के साथ है। और मम्मी क्या करती हैं? काम। उसको भी मतलब ऐसे छोड़ के मेरा मन नहीं करता था, उसको भी मैं अपने साथ ही लाई। अच्छा लगता है मुझे यहाँ गांव की, मतलब ऐसे गांव का जैसा तो नहीं, यहाँ अच्छा लगता है कि यहाँ आगे बढ़ेगी, पढ़ेगी लिखेगी करके मुझे भरोसा है, विश्वास है। ये विश्वास है मुझे। सरस्वती जैसी औरत, मतलब पूनम दी को देखिए, अब इतने 3-4 बच्चों की माँ, जो यहाँ आके मतलब क्या नहीं सीख रहे हैं, वो क्या नहीं कर रहे हैं, कितना संघर्ष कर रहे हैं। एक ही पैर में ना 2 तरफ को 2 झोंकने खाया था, उन्होंने एक ही देखा था, उसमें लगाया था अखबार। जब नीचे आए टप्पो टप्पो भगवान, मैंने कहा ये बाबू आपका अखबार से भी बाहर आ गया है खून, शायद ऐसा कह रही हूँ मैं। बाबू जी कहने नहीं अखबार लगा है। तब तक देखा इधर की तरफ से टप 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 टप। आइए, फिर ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल बढ़िया हुआ। माधु भारी तो हुआ है, भारी हुआ है। अच्छा अच्छे से ले जाना, खाली करके के आना। हाँ मैं सोचती हूँ कि सरला बहन जी की पुण्यतिथि मनाने के पीछे 2 तरह की प्रेरणाएं मुख्य रूप से हैं। उन्होंने लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की, उन्होंने इतना काम किया, तो इस तरह के एक व्यक्तित्व को याद करने के लिए उनका जीवन क्या था या उन्होंने क्या किया, इतना ही नहीं करके जो उनका विचार था, जो उन्होंने खुद किया, वो आज के संदर्भ से जोड़ के जो आज की परिस्थिति है उसमें हम क्या कर सकते हैं, इसकी बात लक्ष्मी आश्रम में हमेशा होती रही है। 8 जुलाई सरला बहन जी की पुण्यतिथि एक महत्वपूर्ण दिन बन जाता है, कुछ न कुछ नया काम करने की दृष्टि से। ओम शांति शांति शांति। तो हम सब लोग आज यहाँ इस पुण्यतिथि के अवसर पर एकत्र हुए और मैं आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद भी देती हूँ कि आपने हमारा साथ दिया है। केवल आज के ही दिन नहीं दिया है, हमेशा दिया है, हमेशा हर कार्य में दिया है। और अब आगे हमको उन विचारों के आधार पर आगे की कार्रवाइयाँ करनी है। क्या पक रहा है इसमें? इसमें भात पक रहा है ना। थोड़ा देर घूमते हैं फिर सोते हैं।
पिता माँ तजते जब पाठ जो आप में आप हो तुष्ट शोषित प्रज्ञ है तभी दुख में जो अनविघ्न सुख में नित्य निष्प्रह वीतराग भय क्रोध प्रज्ञा है उसकी स्थिर संग से काम होता है काम से क्रोध भारत मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। I think everything all told. It was India that attracted me, the mountains, then right from the tiniest age. Then even though I grew up in England where there weren't any mountains, but the very word mountain was like a magnet to me. I mean, it was attractive enough that I wanted to come back to Lakshmi Ashram in 81, but that was a long time back. I never looked that far ahead, so I never thought, I was taking a decision in 1981 to leave a settled job in London to come back for the rest of my life in Lakshmi Ashram. No, I was never thinking that far ahead. All I wanted at that time was to return to Lakshmi Ashram. जो चीज़ यहाँ पर है वो सामान्य रूप से कहीं और मिल जाए ऐसा नहीं लगता है। जितनी प्रवृत्तियाँ यहाँ हैं, अनेक तरह के कार्य हैं, कोई भी हो, कमज़ोर व्यक्ति भी यहाँ रह के अच्छी तरह से आनंद ले सकता है काम करते हुए। जैसे खेती है, जितना भी कर सकता है, फूलों की क्यारियों में काम कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, बच्चों को गाने सिखा सकते हैं, नाटक सिखा सकते हैं। बच्चों के बीच में व्यक्ति अपना सब दुख भी भूल सकता है। बहुत अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ कि मैं तो बिल्कुल रॉ थी, लेकिन मैं जो कुछ भी आज हूँ तो वो तो लक्ष्मी आश्रम के कारण हूँ और या सरला बहन के कारण हूँ। लक्ष्मी आश्रम का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इसमें लगातार कुछ लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपना जीवन इसके साथ लगाया है और ऐसे लोगों के रहने के कारण ये संस्था 1946 से अभी तक चल रही है। कोसानी में और जंगल के बीच में एक अलग अनुभव होता है रहने का। तो इतने साल से जुड़े हैं तो परिवार जैसा लगता है। सोचते हैं कि यहाँ पे कुछ और बेहतर हम करें, अपनी सेवाएं दे पाएँ, बच्चों के लिए कुछ कर पाएँ और बच्चों को वहाँ से सही शिक्षा मिले और आगे जाके वो कुछ कर पाएँ। अच्छा लग रहा है, पता भी नहीं लगता दिन कैसे चला जाता है, टाइम भी नहीं होता है। शाम को इतनी सुकून की नींद आती है, चाहे पैसा 1500 2000 जितना भी मिल रहा है, शांति है मन में कि हम कुछ कर रहे हैं। मुझे तो याद है जिस दिन तुम्हारे मामू देखने आए थे, मेरे से पूछा कि ठीक है, मैंने कहा करो शादी, यही अगर इनसे नहीं करोगे तो दूसरे से तो करनी है, क्योंकि हमें पता था कि हमारी शादी होगी, चाहे इससे नहीं होगी तो दूसरे से होगी। ये नहीं था कि हम ये करें वो करें, ऐसे कोई ख्वाब नहीं थे, कोई इच्छाएं नहीं थी, था ही नहीं कोई। घास काटो, जंगल जाओ, ये करो वो करो, बस इतने तक की ज़िंदगी सीमित थी ना। मेरे को बहुत अच्छा भी लगता है यहाँ रहने का, वो करने का। मैं सोचती हूँ जो चीज़ें हमने नहीं की हैं, कम से कम मेरे बच्चों को वो चीज़ें बहुत ज़रूरी मिले सच में। जवान लड़कियों के लिए, उसके लिए समाज पता नहीं क्या दृष्टि से देखता है। यहाँ एक सुरक्षा जैसी भी महसूस हुई, तो इसलिए बाहर जाने का प्रश्न नहीं उठा। कोई तो लोग कहते हैं कि वहाँ कौन है तुम्हारा, कहेंगे ना घर वालों से, किसके उसमें छोड़ी है तुमने अपनी लड़की, तो कहते हैं और ये बिना माँ बापों के, वैसे लोगों के मन की विचारधारा है, ऐसा समय है अकेले, मतलब वैसे तो अकेले ही सोचेंगे ना, क्योंकि अपने परिवार का कोई नहीं है। हम यहाँ किसी चीज़ से ना अभिन्न हैं, ना किसी से छूटते हैं। हर चीज़ हमको यहाँ जानने को मिलती है, सीखने को मिलती है। जैसे गांव घरों में कहाँ हम इतना घूमने जा पाते हैं और इतने लोग कहाँ अलग अलग हमसे हम कहाँ देख पाते हैं उनको, लेकिन यहाँ आके मेरे को एक विशेष माहौल मिला जिससे कि मैं यहाँ इतनी जल्दी ढल गई और फिर मुझे यानी ऐसा नहीं लगा कि ये दूसरी जगह है। इसलिए मैं अपने आप को खुशकिस्मती समझती हूँ कि मैं आज इतनी सुरक्षित जगह में हूँ और ये सब चीज़ें सीख रही हूँ और इतने सारे लोगों से मिलती हूँ, इतने सारे लोगों का प्रेम और सब चीज़ें मतलब मुझे मालूम है, ऐसा मुझे लगता है। मेरे को कभी नहीं लगता था कि मैं इतने बड़े समाज के बीच में कभी बोल पाऊँगी, पर अब मुझे ऐसा अनुभव होता है कि हाँ,
मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मुझ में भी है इतनी हिम्मत करने की। एक व्यक्ति अपने आप भी बहुत कुछ कर सकता है, वो नाच हो, नाटक हो, गीत हो, संगीत हो, कुछ भी हो, उसके अंदर उस चीज़ के लिए प्रेरणा होनी चाहिए कि हाँ मैं इसको विश्वास के साथ कर सकती हूँ। सबसे बड़ी चीज़ है आत्मविश्वास। जिसके अंदर आत्मविश्वास और आशा होगी वो ही सब कुछ कर सकता है और वो ही अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर सकते हैं। मेरा सीखने का मन है कि मैं सारी चीज़ें सीखूं और अपने पर उतारूं और एक मैं अपनी कमियों को दूर करके और अपनी अच्छी आदतों को बनाऊं और मैं अच्छा सीखूं यहाँ से, और ताकि मेरे गांव के लोग भी कहे कि इसने उस आश्रम में पढ़ा, कितनी अच्छी शिक्षा मिलती है, ताकि गांव के लोग अपने लोगों को भी भेजें। यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँ, लेकिन सबको एक बार जाना ही पड़ता है। और यहाँ आश्रम में सब अच्छा व्यवहार करते हैं मेरे लिए। मुझे यहाँ बहुत खुशी होती है, लेकिन यहाँ लगता है कि अब यहीं रहूँ, लेकिन एक बार जाना ही पड़ता है। अच्छा लगता है, खुशी खुशी से रहते भी हैं सब लोग। हमारा तो असली घर यही है, हमारे लिए कहीं दुनिया में घर ही नहीं था, तब तो हम यहाँ आए, हमारे लिए यही बड़ा घर है। सोचती हूँ मतलब कि मैंने बहुत कुछ ऐसा करना है और सीखना भी है, और बच्चों को भी जहाँ तक मेरी क्षमता रहती है सिखाने की तो सिखाती भी हूँ जितना मुझे आता है। यही मेरा लक्ष्य है, इससे ज़्यादा क्या है। मुझे आज भी लगता है कि जो जितना दम, जितनी ताकत इस पैसे में है वो हमारे और बाहर के सरकारी पैसा या हम बहुत ज़्यादा जहाँ से कमा ले रहे हैं उसमें नहीं है, क्योंकि हम अपने लिए बहुत ही कम राशि जो हमको मिलती है उसमें से हम कितना बचा लेते हैं अपने लिए, और बहुत अच्छी ज़िंदगी हम जी सकते हैं। जितनी अच्छी तरह से, जितनी सुरक्षित ज़िंदगी हम यहाँ जी सकते हैं और इस जगह पर अपना जितना अच्छा विकास कर सकता है अन्य जगह पर कहीं नहीं हो सकता है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। या तो आपको कोई नौकरी करनी है तो तब आप बाहर जाओगे, या आपको किसी और संस्थाओं से जुड़ना है तो तब आप बाहर जाओगे। थोड़ा 1998 से मुझे लगने लगा था, हमने जब इतना सीखा है तो ज़्यादा बच्चों के बीच में जाना चाहिए, ऐसा जैसा महसूस होता था कभी कभी। कई बच्चे 5 पढ़ के 8 पढ़ के होटलों में लग रहे हैं, शहरों को चले गए हैं, ढाबे में, और ऐसे ही काम कर रहे हैं। 18 माताओं को मेरा संपर्क हुआ तो मैंने उनको बुलाया और उनसे कहा, बातें की कि आप अपने बच्चों को ऐसे ढाबे में उसमें क्यों भेज रहे हो, क्यों नहीं आप पढ़ाई के लिए भेजते हो। तो वो ऐसी माताएं थी जो विधवा थी। उन्होंने कहा कि हम इसलिए अपने बच्चे को नहीं भेज पाते हैं कि हमारे पास पूरे साधन ही नहीं है स्कूल भेजने की। मैंने कहा यदि मैं इसकी व्यवस्था कर दूँ तो तुम अपने बच्चों को बुला करके स्कूल भेजोगी। तो वो बोली कि हाँ हम तो उनको स्कूल भेजेंगे, क्यों नहीं भेजेंगे। धीरे धीरे उन माताओं ने दूसरे को बताया, तीसरे को बताया, चौथे को बताया। एक बार मेरे पास करीब 6 साल तक मेरे पास 700 बच्चे थे। फिर मैंने सोचा कि माताओं को भी मजबूत बनाना चाहिए, तो माताओं से भी मैंने कहा, तुम क्या है, तुम्हारे जीवन में एक बुरा प्रसंग आ गया, उसको याद करके तुम पूरी ज़िंदगी बिता दोगी, ऐसे नहीं, हिम्मत करनी है। अपने बच्चों के साथ जुड़े रहो, अपनी खेती के साथ जुड़े रहो, अपनी मिट्टी के साथ जुड़े रहो। आप चाय लेकर बैठो, टीचर मत बनना, चाय लेके बैठो, कहो कि आज क्या क्या हुआ बेटा, कैसा हुआ स्कूल में। इसी काम पर मैं आजकल लगी हुई हूँ, इसी को मैं बढ़ा रही हूँ। ये काम जो है हमारा कोई सरकारी तंत्र नहीं चलाता है, इसमें हम मित्र आधारित है। कभी कम भी होता है, कभी ठीक भी होता है, तो हमको ये चिंता नहीं होती है कि कम हो रहा है तो क्या करेंगे, हम उतना करेंगे, ज़्यादा हो रहा है तो हम उतना करेंगे। लेकिन भगवान की कृपा है, जो भी व्यक्ति आता है वो निराश नहीं होता है, जो भी बहन आती है, जो भी बच्चा आता है वो निराश नहीं होते हैं, उनके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था होती है। तो लक्ष्मी आश्रम की देन तो बहुत बड़ी देन है मेरे जीवन में, जो मैं आज इस पड़ाव तक पहुंची हूँ। आज भी तुरंत निर्णय लेना, तुरंत कुछ कर लेना, तुरंत बात करना, तुरंत किसी अधिकारी के पास जाकर किसी बहन के बारे में कहना, किसी बच्चे के बारे में कहना, अन्याय के प्रति क्यों नहीं उठते हो ये कहना, ये हमने कहाँ से सीखा, ये हमने आश्रम से सीखा। जो वर्तमान परिदृश्य है, चीज़ें बदल रही हैं और कई चीज़ों में हमें भी शायद बदलाव लाने की आवश्यकता है। अब इसमें प्रश्न भी खड़ा होता है,
असल में एक तरफ तो हमारा आश्रम जीवन है, दूसरी तरफ हमारा भविष्य भी है और हमारा समाज भी है। तो उसके साथ में हम कितना तालमेल बिठा के रख सकते हैं, क्योंकि अंत में बच्चे जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि कई बालिकाओं की तो ज़्यादातर शादियाँ हो जाती हैं, वो भी उनके माता पिता तय करते हैं। और हम सोचते हैं कि कुछ लोग सामाजिक क्षेत्रों में भी और जाया करें, ये उनको प्रेरणा हमेशा के लिए बनी रहे, ताकि उनको उस शिक्षा का लाभ उनके आगे जीवन तक, उनके अगली पीढ़ियों तक भी जाए। एक चिंता अभी केवल लक्ष्मी आश्रम के लिए नहीं, पूरी इस तरह की जो सामाजिक संस्थाएं हैं जो सचमुच में एक समय एक समाज के निर्माण के लिए आज़ादी के बाद हुई थी, पूरे देश में खड़ी हुई थी, उन सब की स्थितियां अभी बहुत बदली हुई हैं। बहुत कई तो बंद हो गई हैं, कई जगह तो कार्यकर्ता नहीं हैं, बिल्डिंगें ख़राब हो गई हैं लोगों के, सब कुछ हो रहा है। लेकिन सौभाग्य से लक्ष्मी आश्रम अभी भी चहक रहा है। पर वही है कि कभी कभी बहुत मन में चिंता भी रहती है, इसलिए रहती है क्योंकि अभी ज़्यादातर जो मानसिकता है वो पूरी एक व्यावसायिक मानसिकता है बन रही है ना। तो मतलब एक स्थायित्व, एक निरंतरता नहीं है। और ये संस्था जो है इसमें एक निरंतरता है, इसमें एक स्थायीपन है। तो इसीलिए क्या होता है कि ऐसी जगहों में वही लोग आ सकते हैं जिनका सचमुच में कुछ विजन हो ज़िंदगी का अपना, और कुछ सचमुच में कुछ संतुष्टि पाने की इच्छा हो अंदर से, वही आ सकते हैं। और अन्यथा जो अपने अंदर तैयार हैं वही जिस तरह से अभी तक करते रहे हैं वो कर सकते हैं। शांति। नौजवानों तेरे कंधों पर जगत का भार है, तेरे बल पर ही खुशी से चल रहा संसार है। नौजवानों तेरे कंधों पर जगत का भार है, तेरे बल पर ही खुशी से चल रहा संसार है। नौजवानों तू कयामत को मिटाने, तू कयामत को मिटाने आसमां पे छा रहा। तू कयामत को मिटाने, तू कयामत को मिटाने आसमां पे छा रहा। फूल में तेरी ही लाली, तू बसंत बहार है। नौजवानों तेरे कंधों पर जगत का भार है, तेरे बल पर ही खुशी से चल रहा संसार है। नौजवानों तेरे कंधों पर जगत का भार है, तेरे बल पर ही खुशी से चल रहा संसार है। नौजवानों